लीगो कार। जंगल में तालाब के किनारे हर कोई पिकनिक के लिए जाते थे। एक बार एक परिवार अपने बच्चों को लेकर पिकनिक पर तालाब के किनारे आया था। परिवार के बच्चे तालाब के किनारे लीगो के साथ खेल रहे थे कि तभी उनके लीगो का पैक पानी में गिर जाता है। उसमें से एक बच्चा कहता है, माँ पापा, मेरा लीगो पानी में गिर गया, उसे निकालो ना पापा। नहीं नहीं बेटा, तालाब का पानी बहुत गहरा है, अब जाने दो इसे, हम नया खरीद लेंगे। इस तरह वो लीगो पानी में बहने लगता है। लीगो बहते बहते एक अलग ही दुनिया में चला जाता है। दरअसल वो दुनिया लिलीपुट की रहती है। जैसे ही वो लीगो उस दुनिया में जाता है तब वो बारिश के जैसे लिलीपुट की दुनिया में गिरने लगता है। लिलीपुट अपने अपने कामों में व्यस्त थे कि तभी एक एक करके लीगो उनके सर पर गिरने लगता है। तब उनमें से एक लिलीपुट कहता है, अरे बाप रे, कितने जोर से लगा ये, लेकिन ये क्या चीज है? लगता है किसी दूसरी दुनिया वालों ने हमला कर दिया है, चलो भागते हैं यहाँ से। सारे लिलीपुट डर के मारे भागने लगते हैं और जान बचाने के लिए अपने अपने घरों में छुप जाते हैं। पर लीगो की वजह से लिलीपुट के खेत बर्बाद हो चुके थे। कुछ ही देर बाद लीगो की बारिश बंद हो जाती है। अब एक एक करके सारे लिलीपुट बाहर आकर देखने लगते हैं। वो लीगो को जमीन पर फैले देख एक लिलीपुट वहाँ उसके पास जाते रहता है। तभी उसकी बीवी कहती है, अजी कहाँ जा रहे हो? मुझे लगता है ये जो कुछ है वो अच्छा नहीं है, लगता है कोई बुरी शक्ति है। देखो तो, इसने हमारे खेत भी खराब कर दिए, हमें तो इनसे दूर ही रहना चाहिए। तभी दूसरी लिलीपुट औरत रोते हुए कहती है, अरे बहन, मेरी सारी फसल बर्बाद हो गई, मैंने क्या सोचा था और क्या हो गया। सारे लिलीपुट बहुत ही डरे हुए थे। लिलीपुट के राजा ने भी सबको मना कर दिया था कि कोई भी उस लीगो के पास न जाए। उन्हीं लिलीपुट में एक जेम्स नाम का लिलीपुट रहता है। वो सोचता है, पता करना होगा कि ये चीज आखिर है क्या, नहीं तो बेवजह ऐसे ही डर के जीना पड़ेगा। जेम्स बहुत ही हिम्मत करके लीगो के पास जाता है। एक एक लीगो को वो छू कर देखता है। तब उसे समझ में आता है कि वो लीगो एक दूसरे से जुड़ सकते हैं। अरे ये तो कोई बुरी चीज नहीं है, बल्कि मैं इससे कोई काम की चीज बना सकता हूँ। खामखा हम लिलीपुट डर रहे हैं इससे। जेम्स को बहुत ही तसल्ली मिलती है और अब वो सोचने लगता है कि उन लीगो से क्या बनाया जाए। तभी उसे एक आइडिया आता है और वो लीगो से कार बनाने की सोचता है। अरे वाह, अब मैं इस लीगो से एक कार बनाऊंगा जिसे हम अपने खेतों के कामों के लिए इस्तेमाल कर सकेंगे, लेकिन ये सब मुझे छुपकर करना होगा। ऐसा सोचकर सारे लीगो को वो इकट्ठा करता है और उस लीगो से जल्द ही एक कार बना लेता है। फिर उस कार को सबके सामने लाने से पहले वो अपने राजा के पास जाता है और उन्हें कहता है, राजा जी, आप जिस चीज को बुरी समझ रहे हो, दरअसल वो बहुत ही काम की चीज है। पर ये तुम कैसे बोल सकते हो? देखा नहीं उस दिन क्या हुआ? हमारी फसल को बर्बाद कर दिया उन लीगो ने। फिर भी तुम ऐसे कैसे कह सकते हो कि वो काम की चीज है? क्योंकि राजा जी, मैंने उस चीज से ही एक कार बनाई है जो हमारे बहुत ही काम की है। आप एक बार मेरे साथ चलकर तो देखिए। राजा जी जेम्स के साथ लीगो कार के पास जाते हैं। जेम्स उस कार को उन्हें चलाकर दिखाता है और वो उन्हें और भी कार के कई सारे उपयोग भी बताता है। तब ये सब सुनकर राजा जी कहते हैं, सच में जेम्स, ये कार तो बहुत ही काम की है, मुझे भी एक ऐसी ही कार बना के देना तुम इन लीगो से। इस तरह राजा जी के लिए भी कुछ ही दिनों में जेम्स एक नई कार बना देता है। अब सारे लिलीपुट का डर भी चला जाता है और उस लीगो कार की वजह से सबके काम आसान हो जाते हैं। गरीब ओनियन वाला बना करोड़पति। माधव एक ठेले पर प्याज बेचता था। उसे कभी अच्छे पैसे मिलते तो कभी कुछ भी नहीं, बस जैसे तैसे करके उसका घर चलता था। उसकी बीवी भी घर घर जाकर काम किया करती थी। एक दिन उसके घर का मालिक सवेरे सवेरे उसके घर आता है और वो कहता है, अरे ये क्या माधव, 2 महीने हो गए तूने अभी तक घर का भाड़ा नहीं दिया। अगर तुमने इस महीने पूरा भाड़ा नहीं दिया तो मैं तुम्हें घर से निकाल दूंगा। ऐसा कहकर मालिक वहां से चला जाता है। दोनों भी परेशान हो जाते हैं कि अब क्या करें। तभी उसकी बीवी कहती है, सुनिए जी, मैं मेरी मालकिन से कुछ एडवांस मांगने की कोशिश करती हूँ, जरूर कोई ना कोई तो हल निकल ही आएगा। मैं भी बाजार में जाकर देखता हूँ कि किसी से पैसे उधार मिलते हैं क्या। दोनों भी पैसे के लिए बहुत कोशिश करते हैं।
लेकिन कहीं से उन्हें पैसे नहीं मिलते। मायूस होकर माधव अपना ओनियन का ठेला लेकर घर आते रहता है कि तभी एक लड़का भागते हुए उसके पास आता है और वो कहता है, मेरा नाम सोहन है भैया, ये बैग अपने पास रखिए और कल सवेरे इस बैग में जो एड्रेस है वहाँ पर आ जाइए। मेरे पीछे गुंडे लगे हुए हैं, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। ऐसा कहकर वो लड़का माधव को एक बैग देता है और वहाँ से भाग जाता है। माधव देखता है कि उसके पीछे कुछ गुंडे भाग रहे हैं। वो समझ जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है और उस बैग को अपने ओनियन के बीच में छुपा देता है और जल्दी से घर चला जाता है। घर जाकर अपनी बीवी को वो सारी बात बताता है। उसकी बीवी कहती है, अरे लेकिन आपने ये बैग उस लड़के से लिया ही क्यों? कहीं उन गुंडों को पता चला तो? अरे वो लड़का बहुत ही शरीफ दिख रहा था और वो जरूर किसी मुसीबत में था, इसीलिए तो। पर वो गुंडे, वो कौन थे? जरूर उसने कुछ किया होगा, इसीलिए तो वो गुंडे उसके पीछे भाग रहे थे। मैं तो कहती हूँ आप ये बैग ना कचरे में फेंक दो। नहीं नहीं, वो लड़का मुसीबत में था, एक बार इस बैग को खोल कर देखते हैं कि क्या है इसमें। माधव उस बैग को खोलकर देखता है तो वहां पर कुछ प्रॉपर्टी के कागज रहते हैं। उसी के साथ उस बैग में एक पर्ची होती है जहां पर एक एड्रेस लिखा हुआ था। तब माधव कहता है, शायद यही एड्रेस है जहां पर उसने मुझे कल बुलाया है। मैं कल ही ये बैग लेकर उसके पास जाऊंगा। ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रॉपर्टी के कागज है ये तो। माधव की बीवी उसे वहां ना जाने के लिए बार बार कहती है, पर माधव अपनी बीवी की बात नहीं सुनता और दूसरे दिन वो अपने ओनियन के ठेले में ही बैग को छुपाकर उस एड्रेस पर चला जाता है। वहां पे एक बहुत बड़ी हवेली रहती है। हवेली को देखकर माधव भी हैरान हो जाता है और अंदर जाने लगता है कि तभी वहां से कुछ आवाजें आने लगती है। माधव खिड़की से झांक कर देखता है तो कुछ आदमी एक बूढ़े आदमी को कुर्सी से बांध कर रखे हुए थे और उसे प्रॉपर्टी के कागजात के बारे में पूछ रहे थे। तब माधव सोचता है, अच्छा तो इसीलिए ये लोग उस लड़के के पीछे पड़े थे और इसीलिए इस बूढ़े आदमी को इन्होंने पकड़ कर रखा है, पर वो लड़का नहीं दिख रहा। माधव ऐसा सोचते हुए उस लड़के को ढूंढने की कोशिश करता है कि तभी दूसरी खोली में वो लड़का बंधा हुआ रहता है। माधव उसे आवाज देने लगता है। तब वो लड़का कहता है, भैया इन लोगों ने मुझे पकड़ लिया है, आप जल्दी से हमारे वकील के पास वो बैग लेकर जाओ, अब वही सब संभाल लेंगे। उनकी ऐसी बातें चल ही रही थी कि अचानक माधव का किसी चीज को धक्का लग जाता है, जिससे वो चीज नीचे गिरकर आवाज होती है और जो गुंडे अंदर खड़े थे उन्हें शक हो जाता है कि कोई बाहर खड़ा है। वो गुंडे बाहर आते हैं तो माधव को खिड़की के पास देखते हैं। वो गुंडे माधव को पकड़ने जाते हैं तो माधव जैसे तैसे करके वहां से भागते हुए मिस्टर कुमार के पास पहुंच जाता है और उन्हें सारी बात बताता है। मिस्टर कुमार उस प्रॉपर्टी के कागजात को कोर्ट में सबमिट कर देते हैं। उसके बाद मिस्टर कुमार और माधव पुलिस लेकर हवेली जाते हैं, जिससे उन आदमियों को पकड़ा जाता है और बूढ़े आदमी और सोहन को उन लोगों से रिहा किया जाता है। सारा काम होने के बाद माधव अपने घर चला जाता है। तब सोहन अपने वकील से कहता है, वकील साहब वो आदमी कहाँ गया जिसने आप तक ये प्रॉपर्टी के कागजात पहुँचाए? अरे सोहन बेटा, वो तो वसीयत देकर यहाँ से चला गया। मुझे भी इतना टाइम नहीं था कि मैं उसके बारे में कुछ पूछ लूं। कोई बात नहीं, मैं उसका पता लगा लूंगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया वकील साहब। सोहन के दादाजी ने वो सारी जायदाद उसके नाम की थी, पर उसके चाचा को ये बात पसंद नहीं थी, इसलिए उसने कुछ गुंडों के साथ मिलकर सोहन और उसके दादाजी को कैद करके रखा था ताकि वो वसीयत बदलकर सारी जायदाद अपने नाम कर सके। दूसरे दिन सोहन माधव के बारे में पूछताछ करने बाजार से जाता हुआ रहता है और उसे उसका पता चल जाता है। सोहन उसके घर जाता है और कहता है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया माधव। कल अगर तुमने हिम्मत करके वो प्रॉपर्टी के कागजात हमारे वकील तक नहीं पहुंचाए होते तो आज पता नहीं क्या हो जाता। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया माधव। नहीं नहीं, शुक्रिया कहने की कोई जरूरत नहीं, तुम सही कह रहे हो, लेकिन अब मेरा काम बाकी है और तुम्हें वो भी करना है। ये लो मेरी तरफ से इनाम। सोहन माधव को 50 एकड़ खेती देता है। माधव पहले उसे लेने से तो इनकार करता है, लेकिन सोहन जिद करता है और माधव एक ही दिन में 50 एकड़ खेत का मालिक बन जाता है, जहां पर वो ढेर सारे प्याज की खेती करना चालू करता है। इस तरह से वो एक ही साल में करोड़पति बन जाता है।